दोस्तों, एक लड़का 12 वर्ष की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा था। लगभग उसे 15 वर्ष हो जाते हैं। उन 15 वर्ष में सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है और बर्बाद होते हुए भी देखता है। कहते हैं कि समय पलटते देर नहीं लगती है। सेठ जी पर जब मुसीबत आती है तो अपने खुद साथ छोड़ करके मुसीबत में चले जाते हैं, लेकिन वो नौकर वफादार होता है। उनके साथ हर मुसीबत में, हर परेशानी में उनके साथ ही खड़ा रहता है। दोस्तों, सेठ जी जो होते हैं, यहाँ तक तंगी आती है कि वो नौकर कहीं अंत नौकरी करके सेठ जी के घर की जीविका चलाता है। दोस्तों, यहीं तक नहीं, सेठ जी के घर में मरने के बाद उनकी एक विधवा बहू होती है, उनकी पत्नी होती है, और वो उनका किस प्रकार से भरण पोषण करता है। दोस्तों, ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। इस कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय निकालिए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव, जो कहानी सुना रहा हूँ। ये दिल्ली की कहानी है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, कहानी आप तक समय से पहुंचती रहे। दोस्तों, ये लोग होते हैं, ये बरेली के रहने वाले होते हैं, इनका परिवार होता है। लगभग आज से 40 साल पहले वो दिल्ली में जाकर कालिंदी बिहार में रहने लगते हैं। लगभग 50 गज का एक प्लॉट खरीदते हैं, वहाँ अपना मकान बना लेते हैं और सदर मार्केट में 2 दुकानें खरीद लेते हैं, जिनकी कपड़े की दुकान होती है। वो कपड़े की दुकान चलाने लगते हैं। इनके 3 बेटे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि समय कभी भी बदलाव ले सकता है। 2 बेटे दुकान चलाते हैं, तीनों बेटों की शादी हो जाती है। एक बेटा सेठ जी की खिदमत में रहता है, लेकिन एक समय चलते उस छोटे वाले बेटा, जिसका नाम था शेखर, उसकी मौत हो जाती है। रोड एक्सीडेंट में जब मौत हो जाती है, उसकी पत्नी होती है जिसका नाम रागनी होता है, वो विधवा होकर के सेठ जी के छाती पर घूम रही थी। सेठ जी को बड़ा सदवा था। लेकिन जो शेखर खत्म हुआ था, जो नौकर उनके घर में रहता था, उसका नाम रमेश था। रमेश से कहा कि तुम्हें मेरी पत्नी, बाबूजी, माँ का ख्याल रखना है, भाई तो अलग रहते हैं। दोस्तों, सेठ जी जब बीमार पड़ते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, तो वो एक एक करके सबको बुलाते हैं। अपने दोनों बेटा और बहू को बुलाते हैं। कहते हैं, बेटा तुम्हारी बहू है, भाई की बहू है, उसे भी निभा के चलना, और तुम्हारी माँ है, इनका अच्छी तरीक़ा से ख्याल रखना। जो रिश्तेदार आते हैं वो मिलने जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा जो भी कहना है कह लो, अब इनका ज़्यादा समय नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में अपनी पत्नी को बुलाते हैं, जिनका नाम होता है शारदा देवी। शारदा को जब बुलाते हैं और उस नौकर को भी बुलाते हैं, और वो विधवा बहू थी उसे भी बुलाते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि बहू का ख्याल रखना, और ये रमेश है, रमेश तुम्हारी ज़िंदगी को काट देगा, इसे कभी भी दुदकारना मत, फटकारना मत। और बहू से कहा, बहू बेटा, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक आप हो, फिर तुम्हारी कौन ज़िंदगी काटेगा। तुम अपना घर बेटा बसा लेना, क्योंकि तुम विधवा हो। दुनिया के लोग आप पर लक्षण लगाएंगे, कोई अच्छा लड़का देखकर आप अपना विवाह कर लेना। दोस्तों, जब ये बात कहती है उसकी बहू, बाबूजी आप चिंता मत करो, जैसी भी ज़िंदगी होगी वैसी कट जाएगी। दोस्तों, उसके बाद उस नौकर से कहते हैं, बेटा तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना है, क्योंकि आप बचपन से मेरे यहाँ पर आए हुए हो, और आपको पूर्ण तरीक़ा से ख्याल रखना है, इन लोगों को कोई परेशानी ना होने पाए। इतनी कह कर के सेठ जी थोड़ी के बाद कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाते हैं। उनके जो बड़े बेटे 2 होते हैं, वो दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं अपनी मम्मी से, माँ तुम्हारे नाम में जो कालिंदी बिहार में मकान है, प्लॉट है, वो हम भाइयों के नाम कर दो। कहा, ये बहू कहाँ जाएगी? बोले, इसका क्या होगा, अपने मैके चली जाएगी, इसका क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, अपने मैके चली जाएगी। दोस्तों, वो वहाँ हंगामा करते हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा बाबूजी तकलीफ है, इनके पैसे के इंतजाम करो, आप अभी से हंगामा काट रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन वो लड़के माँ से लड़ते रहते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों, वहाँ पर
वो नौकर रमेश रह जाता है, विधवा बहू होती है जिसका नाम रागिनी होता है, और उनकी पत्नी शारदा देवी रह जाती है। दोस्तों, बड़ा दुख भरी कहानी है। अब यहाँ तक होता है कि वो चौथे पांचवें दिन उनके बच्चे आते हैं, देखकर चले जाते हैं, जैसे अनजान व्यक्ति होते हैं वैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। यहाँ तक होता है कि सेठ जी को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग 15-20 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है। सेठानी के पास जो भी पैसा था, बेटे देते नहीं है, बच्चे नहीं देते हैं, जो भी पैसा था सब लग चुका था। अपने गहने बेच देती हैं। उसके बाद में जो विधवा बहू होती है वो भी अपना सारा गहना बेच करके अपने ससुर के इलाज में लगा देती है, और वो नौकर रमेश हमेशा उन्हीं के साथ पैर जोड़े खड़ा रहता है। सेठानी अपने बच्चों के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा बाबूजी आईसीयू में भर्ती है और पैसा दे दो जो कि बाबूजी का इलाज हो जाए। तो दोनों बेटे कहते हैं, उस मुर्दा के ऊपर पैसे क्यों लौटा रही हैं? अरे वो मुर्दा मर जाएगा कल, नहीं पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम लोग पैसे नहीं दे सकते हैं। दोनों बेटे मना कर देते हैं दोस्तों। और हर पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए खुद नहीं खाता है, बच्चों को खिलाता है, जब बचपन में कि जीवन में हमें सुख मिलेगा। वही बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। जब मना कर दिया, सेठानी लौट कर आ जाती हैं, पैसा का कोई सहारा नहीं रहता। तब डॉक्टर साहब से कहती हैं, डॉक्टर साहब अब मेरे पति की छुट्टी कर दो, मेरे पास अब पैसे का इंतजाम नहीं है। तो वो लेकर के छुट्टी करा के घर आ जाती हैं। अपने मकान पर जब आती हैं, और मकान पर जब आती हैं तो 2 दिन के बाद सेठ जी का अंतिम श्वासें थक जाती हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। अंतिम श्वासें थमी और वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके बच्चों को पता चलता है तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपने बहू में बच्चों को लेकर के आते हैं और संस्कार कर देते हैं, और उसके बाद अपनी माँ से फिर झगड़ने लगते हैं, माँ ये जो कुछ है वो हमारे नाम कर दो। बहुत झगड़ा डालते हैं, लेकिन उनकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारी ये बहू है, ये कहाँ जाएगी? तो वही बात कहते हैं, ये विधवा है, इसका क्या होगा? इस जी चाहे जहाँ चली जाए, इसका मुझे कोई उजर नहीं है, जी चाहे जहाँ चली जाए दोस्तों। लेकिन माँ होती है अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो नहीं करती है। उसके 15-20 दिन बाद फिर आ जाते हैं, फिर झगड़ते हैं। तब वो कहते हैं कि ये जामे मैन आदमी है, ये रमेश है, रमेश से ही सब कुछ कर रहा है, इसे हटा दिया जाए तो घर का काम चल जाएगा। रमेश को भी डांट फटकार लगाते हैं, और वो कहता है कि बाबूजी अंतिम समय में कह कर के गए थे, मैं उनका हुक्म अदा कर रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि तू हमें मालूम है क्या हुक्म अदा कर रहा है? 2-3 उसके तमाचे भी जड़ देते हैं, इतनी कहकर चले जाते हैं। अब दोस्तों, इतनी तबाही होती है कि खाने के भी लाले पड़ते हैं। रमेश जाता है, मजदूरी करके लाता है, उनके घर की जीविका चलाता है दोस्तों। फिर वो किराए पे एक रिक्शा ले लेता है, ई रिक्शा चलाने लगता है, पूरे दिन चलाता है रिक्शा, और शाम को आता है। सुबह जाता है तो रागिनी खाना बना करके टिफिन में रख देती है और वो चला जाता है। उनकी ज़िंदगी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी वो लोग और रिश्तेदार भड़का देते हैं कि जो रमेश घर में रह रहा है कुछ न कुछ गुल खिला रहा होगा, इसे यहाँ से अलग किया जाए तो हमारा तुम्हारा काम बन जाएगा। दोनों भाई सलाह करके आते हैं। रमेश जो ऑटो चला रहा था उसको मारपीट करते हैं, उसके पैर में चोट आ जाती है। घर आता है रमेश, वहाँ हंगामा खड़ा होता है। अपनी माँ से कहते हैं दोनों लड़के कि ये पता नहीं कौन सा गुल खिला रहा है, तुम बाहर रहती हो, ये दोनों अंदर रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? शर्म के मारे हम मरे जा रहे हैं, लोग हम पे थू थू कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद उनकी माँ कहती है कि तुम्हें अब शर्म लगती है? जब तुम्हारे बाबूजी हॉस्पिटल में थे तब इसी ने सब कुछ किया था, इसी ने परेशानी उठाई, यही पैसा लेकर चारों तरफ से आया था, तब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं लगी थी? आज उसको दोष लगा करके यहाँ से भगाना चाहते हो? दोस्तों, रमेश को अलग ले जाते हैं, उससे कहते हैं कि तू यहाँ रहेगा तब तक मेरा काम नहीं बन पाएगा, ये विधवा तो एक चुटकियों में भाग जाएगी, मेरी माँ ये प्लॉट मेरे नाम कर देगी, कम से कम 1.5 करोड़ का है। दोस्तों, जब उस पर ज़्यादा प्रेस डाला जाता है, ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो शारदा देवी अपने दोनों बेटों से कहती है कि यहाँ का मकान 1.5 करोड़ रुपए का है, 3 हिस्सा कर दो, 50 लाख बहू के नाम में पैसा कर दो, उसके बाद हम सारा मकान तुम्हारे नाम कर देंगे। दोस्तों,
जब वो ये कहते हैं कि इसका क्या ठिकाना है, ये कौन है, क्या कर सकती है, इसको तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो बोले हम भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। वहां से वो भाग जाते हैं। दोस्तों, इधर रमेश अपना जो काम है वो रिक्शा चलाता है, घर की जीविका ठीक ठाक चला रहा था और कुछ काम लेन पर आता जा रहा था। कुछ समय के बाद जो शारदा देवी थी चिंता में होकर के, क्योंकि जवान बहू विधवा होती है, वो डिप्रेशन में आ जाती हैं और एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो जाती हैं। दोस्तों, जब ये होता है लेकिन दोनों बेटे सुनते हैं, लेकिन उससे पहले शारदा देवी जो होती हैं अपनी बहू के नाम में जो वो प्लॉट था वो उनके नाम पहले ही लिख देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दोनों बच्चे कमा रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो पहले ही मरने से पहले लिख जाती हैं। जब मरती हैं तो दोनों बेटे नहीं आते हैं, रमेश और उसकी विधवा बहू उन माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, अब कोई नहीं रहा, अब आने जाने वाला भी कोई नहीं है। रमेश है, अपना कमा के लाता है और रागिनी को देता है, लेकिन शाम को खाते हैं, अपने अपने अलग रूम में दोनों सो जाते हैं। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता चला गया। समय का कोई पता नहीं होता कि कब समय बदलाव ले जाए, कब समय करवट ले जाए, कब मुसीबत सामने आ जाए, किसी को इस बात का पता नहीं होता है। दोस्तों, इधर जब दीपावली का त्योहार आता है तो रमेश रागिनी से कहता है कि रागिनी, अब मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि साल में एक बार अपने घर जाता हूँ। और वो लड़का था गाजीपुर का रहने वाला था, कहा दीपावली पे मैं अवश्य घर जाऊंगा। तो रागिनी कहती है, रमेश, मैं अकेले इस घर में इतने बड़े में कैसे रह सकती हूँ, मेरी कौन देखभाल करेगा, यहाँ चोर उचक के आएंगे, मैं अकेली हूँ। लेकिन वो कहता है कि आप ऐसा करना, सारे कमरे लॉक कर देना और जिसमें पूजा होती है, ठाकुर जी विराजमान हैं, उसी में लेट जाना, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन रागिनी कहती है, रमेश, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तुम क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही एक सहारे हो, वो भी चले जा रहे हो, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी। रमेश से जब जाना कहती है तो रमेश कहता है कि मुझे दीपावली करके आने दो, उसके बाद मैं आपके पास रुक जाऊंगा, फिर से आ जाऊंगा। लेकिन रागिनी को बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है और वो परेशान हो जाती है। जब जाने लगता है तो फिर रास्ता रोकती है, लेकिन जब कपड़े पैक कर रहा था तो रागिनी ने एक लेटर बना के उसके बैग की जेब में रख दिया। लेकिन जब रमेश चलने को तैयार हुआ, रागिनी फटी फटी आंखों से देख रही थी, उसके आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर समा रहे थे। दोस्तों, लेकिन रमेश को भी दिवाली पर जाना था, क्योंकि उसका भी घर था, माँ पिता थे, तो वो अपने घर के लिए आता है और स्टेशन पर पहुंचता है और वो देखता है कि कपड़े लत्ते हमने ऐसे ही रख रखे थे, अब देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। दोस्तों, जैसे ही वो बैग चेक करता है तो जेब में हाथ जाता है, जैसे ही वो देखता है उसमें एक पर्चा नोटिस लिखा हुआ रखा है, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि रमेश, काश आप 2 दिन और रुक जाते, 1 दिन रुक जाते तो मेरा भी अंतिम संस्कार माँ के साथ करके जाते, और आप चले गए, कोई बात नहीं, कोई न कोई तो मेरा अंतिम संस्कार कर ही देगा। और जैसे ही दोस्तों रमेश जब इस बात को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। फौरन ही वहां से ऑटो पकड़ता है और सीधा मकान पर लगता है। गेट खुला हुआ होता है और जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि स्टूल पर खड़े होकर के और जो रागिनी थी और रस्सी को अपने गले में डाले हुए और फंदा लगाती जा रही थी। रमेश भाग करके रागिनी को उठाता है और रस्सी छीन करके फेंक देता है और कहता है, रागिनी, आपने ये भला कैसे सोचा था कि आपको क्या करना था, मरने की क्या आवश्यकता थी, तुम पहले ही बता देती। तब रागिनी कहती है, रमेश, मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तब वो कहता, मैं अनपढ़ गंवार हूं, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कहीं अच्छा विवाह कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा। लेकिन रागिनी कहती है, रमेश, अगर शादी करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो मेरी ये जिंदा लाश ही आप देखेंगे। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हाँ कहो, नहीं तो मेरे हाथ में आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती। तो रमेश थोड़ी देर देखता है, सोच विचार करता है। तभी रागिनी याद दिलाती है कि एक दिन माँ जी ने कहा था कि रमेश, हो सके तो रागिनी से तुम शादी कर लेना, और रागिनी भी नेक है, तुम भी अच्छे हो, और तुम इसी से शादी कर लेना, माँ जी ने कहा था कि नहीं कहा था। तब रमेश चुप रह जाता है
उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं, नज़रें मिल जाती हैं, एक दूसरे को दोस्तों जेठ में भर लेते हैं, खुशियाँ कुछ उमड़ने लगती हैं। उसके बाद में रागिनी अपने माँ और बाप को बुलाती है और उनके बीच में रमेश और रागिनी दोनों ही प्यार के बंधन में बंध जाते हैं, शादी कर लेते हैं और अपनी सुकून की जिंदगी को जीते हैं। अपने माता पिता को भी साथ रखती है रागिनी दोस्तों। रमेश बहुत बड़ा धंधा करना शुरू करता है, कपड़े की दुकान वो भी चलाने लगता है दोस्तों। तो ये थी रागिनी की कहानी, सेठ जी की, जो हमने आपको सुनाई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक में अवश्य लिखना, क्या रागिनी और रमेश ने ठीक किया, उनका घर बर्बाद होने से बचा, क्या हुआ दोस्तों, कहानी में अवश्य हमने सुनाया है। और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपने माता पिता का, क्योंकि संतान एक जैसी नहीं होती है। परिवार होता है, बच्चे होते हैं, माता पिता की सेवा करने के लिए होते हैं, न कि माता पिता को परेशान करने के लिए होते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।